नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लूसेंट सिलेक्शन बैच का। आप सभी का डिमांड था कि सर एक बार लूसेंट का भी वीडियो स्टार्ट कीजिए ताकि हम कुछ क्वेश्चन देख पाएँ। तो देखिए लूसेंट का जो है आपको पता है कि 90 दिन का जो है बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका नया एडिशन का किताब है 2026 एडिशन का, जिसमें से आप देखेंगे तो बिल्कुल नए अंदाजे में आपका जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका जो है डे 4 होने वाला है और प्राचीन इतिहास मतलब इसमें जो है करीबन 3 सेट हमने अपलोड कर दिया था। और पेजों की बात करते हैं तो आपका पेज नंबर 16 से लेकर के 20 तक है। थोड़ा सा इसके बारे में और हम जानकारी ले लेते हैं कैसे क्या ये बैच चलता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पीडीएफ ऐसे ही आपको मिलेगा। लूसेंट सिलेक्शन बैच 3.0 डेली आपका जो है 7 PM में आपका ये टेस्ट होता है और ये जो आपका बैच शुरू हुआ है 27 जनवरी से आपका बैच जो है शुरू हुआ है। बगल में आप देख सकते हैं किताब लगा हुआ है जो ब्लू कलर की किताब है, सामान्य ज्ञान लूसेंट की, वैसे हम करवाते हैं। और टेस्ट की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो डेली जो आपका टेस्ट होता है कैसे होता है तो 5 पे देते हैं पढ़ने के लिए होमवर्क और उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन बनाते हैं, नया क्वेश्चन होता है। अभी आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, कोई किताब से कॉपी पेस्ट नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, क्यूज बोर्ड से होता है, फुल पीडीएफ आपको देते हैं, जैसे आपको हम दिखाने वाले हैं पीडीएफ। एक आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ देते हैं ताकि आपका उससे क्या होता है कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं और संडे का टेस्ट आपको ऑफ रहता है। अगर हम बात करते हैं फ़ी का, इसका कितना फ़ी है तो 143 है। 90 दिन में जो है पूरा किताब खत्म हो जाएगा, 1 टाइम पेमेंट करना होता है। और देखिए इतना भी लूसेंट आपको कोई नहीं करवाएगा। आप अगर आपको लग रहा है कोई कर देता है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जैसे आपको देखिए पेमेंट जो है क्यूआर पे ही करना है। जो क्यूआर दिया गया है आप इस क्यूआर पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉल करके या फिर व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। लूसेंट क्यों जरूरी है यह सब लिखा गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। लूसेंट एक बेसिक किताब है और टेलीग्राम जीके विद सूरज आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम डे 4 का जो है हम टेस्ट देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है और आपको कैसा क्वेश्चन लगता है। जैसे एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है वैसे ही मैंने ये सब क्वेश्चन पूरा अच्छे से बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपके पास अगर किताब है तो आप किताब अपने पास रख लीजिए और जो मैंने पेज आपको बताया है आप उस पेज को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। मतलब 16 से लेकर 20 तक में ये सब क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए पहला प्रश्न की बात करते हैं तो संगम परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन पूछा गया है कि सही हमारा इसमें कथन क्या है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन की बात करते हैं। सही कथन पूछा गया है तो पहला आपका प्रश्न है, कथन है कि प्रथम संगम का आयोजन मदुरा में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है मतलब मदुरै में अगस्त ने किया था। दूसरा की बात करते हैं संगम जो कि कपाटपुरम में हुआ है जिसका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ जो कि तोल्काप्पियम में है। दूसरा की बात करते दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे देखेंगे तो टेक्स्ट बुक की तरफ से देखेंगे तो बहुत ही शानदार ऑफर निकाला गया है। ये आपका जो है पावर प्ले सेल है। आप बात करते हैं तो ये आपका 28 से लेकर के जो है 31 मार्च के बीच में आपका सेल होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे जो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात करते हैं तो इसका जो है कॉस्ट 307 रुपये रखा गया है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की बात करते हैं तो 351 रुपये रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको 12% तक जो है दोस्तों यहाँ पे छूट मिल सकता है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक कूपन कोड दिया गया है GWS है ना। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं जो बॉक्स में आता है तो आपको 12% तक जो है यहाँ पे छूट मिल सकता है, यानी ऑफ मिल सकता है। चलिए इसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं। अब यहाँ देखिए बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है, यहाँ पे आपका पास प्रो दिया गया है। तो यहाँ देखिए 15 करीबन 1,50,000 प्लस मॉक टेस्ट है, यहाँ पे 700 प्लस यहाँ पे जो है एग्जाम्स कवर यहाँ पे किया गया है। इसमें भी आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, इसमें देखिए आपको नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। जो जो यहाँ पे दिया गया सारा चीज़ आपको यहाँ पे रैंकर्स के साथ आप जो है टेस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए करीबन 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट आपको मिल जाएगा और SS2 प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन है और लाइव टेस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट आप टेस्ट बना सकते हैं। करीबन यहाँ देखेंगे 10,000 प्लस स्टडी नोट्स है और रियल टाइम आप डाउट यहाँ पे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको लिंक दिया गया है, अभी तुरंत जाइए, क्लिक कीजिए और 12% तक तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको छूट मिलेगा।
बस आपको करना क्या है कि जो आपका GWS दिया गया है कोड, ये आपको यूज करना है, कूपन कोड, और आपको जो है तुरंत आपको 12% जो है दोस्तों यहाँ पे छूट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा संगम का जो आयोजन है जो कि नक्कीरर की अध्यक्षता में मदुरा में हुआ था। तो तीनों कथन देखेंगे तो आपका जो है कथन सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपका देखेंगे तो बिहार दरोगा PT में पेपर हुआ था, परीक्षा हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मिलान करने वाला क्वेश्चन था, असत्य मतलब असत्य है सत्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे ही ध्यान में रखते हुए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, और सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको बनाया गया है। ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न आपका है कि संगम साहित्य के महाकाव्यों के संबंध में, है ना, महाकाव्यों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, शिल्पा का अधिकारम की रचना जो है इलांगो अडिगल ने किया था, जो एक बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मणिमेखले की रचना जो है आपका शीतलेशनार ने की, जिसमें कोलम और माधवी की पुत्री की कहानी है। और जीव कचिंतामणि की रचना जैन भिक्षु जो कि तिरुक्तेवर ने किया था। तो तीनों कथन देखेंगे तो आपका आंसर जो है सही, यानी 1 2 3 हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है कि चोल शासक जो कि करिकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही कथन पूछा गया है। सही हमारा कथन क्या है, पढ़ते हैं। यह संगम युग का सबसे प्रतापी चोल राजा था, बिल्कुल सही है। इसने अपनी राजधानी जो है उरयूर से कावेरीपट्टनम यानी पुहार स्थानांतरित किया था। और पत्तिनपल्लय नामक ग्रंथ में करिकाल के जीवन और सैन्य अभियानों का वर्णन है। तीनों कथन देखेंगे तो आपका सही होगा। पांड्य साम्राज्य की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल एकदम फंसाने वाला क्वेश्चन ये सब दिया गया है। ठीक है। देखिए, पहला की बात करते हैं, पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, मछली था। ठीक है, जो कि सही हो जाएगा। पांड्य राजा ने 20 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य यानी अगस्त सीजर के दरबार में अपना जो है दूत भेजा था, सही है। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य को मोतियों के लिए जो है प्रसिद्ध बताया था। तीनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संगम युगीन प्रशासन और न्याय व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए, राजा ने न्यायालय को मनम्र, है ना, मनम्र कहा था, बिल्कुल सही है। झूठी गवाही देने पर जीभ काट लेने की सजा जो है इसका प्रावधान था। सेना के सेनापति को NRD की उपाधि जो है दिया गया था। तीनों कथन देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम साहित्य में तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित था। देखिए, तोल्काप्पियम की बात करते हैं, तमिल व्याकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा तमिल व्याकरण। क्वेश्चन का एक बार स्तर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि चेर शासक जो कि सेनगुट्टवन ने समाज में किस धार्मिक संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया था, है ना, प्रतिष्ठित किया था। तो हो जाएगा पाणिनि, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पटनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। संगम युग में ईराई शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है। ईराई शब्द का प्रयोग तो लूट के धन पर लगने वाले कर के लिए, लूट के धन पर लगने वाले कर के लिए। ऑप्शन नंबर सी। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा को क्या कहा जाता था, बताइएगा। उसको जो है दोस्तों हम नड्डुकल यानी वीरकल कहते थे। इसका आंसर जो है 9th का देखेंगे तो डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में चोल यानी पांड्य एवं चेर तमिल राज्यों का विवरण मिलता है, बताइए। तमिल राज्यों का विवरण मिलता है तो अशोक के शिलालेख या फिर अशोक के अभिलेख बोलिएगा। अशोक के अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी होगा अशोक के अभिलेख। संगम साहित्य को अकम और पूरम श्रेणियों में बांटा गया है। अकम का मुख्य विषय क्या था। देखिए, अकम का मुख्य विषय की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग होगा। क्या होगा आंसर, प्रेम प्रसंग होगा। कलिंग नरेश खारवेल के किस शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है, तमिल राज्यों का। तो ये हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख होगा। क्या होगा आंसर, हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। मदुरै स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस पांड्य शासक ने करवाया था। तो कौन से पांड्य शासक ने करवाया था, तो कुलशेखर पांड्य होगा। क्या होगा आंसर, कुलशेखर पांड्य। अगला प्रश्न है कि संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 14 का तो अमायचार हो जाएगा, है ना, अमायचार, ऑप्शन नंबर बी। शिल्पाधिकारम का नायक कोवलन किस स्थान का व्यापारी था, बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 15 का तो कावेरीपट्टनम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा कावेरीपट्टनम। संगम काल में युद्ध में पराजित राजा द्वारा आमरण अनशन कर, है ना, आमरण अनशन कर मृत्यु वर्ण करने की प्रथा क्या कहलाती थी।
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, वट की रूतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। ये सब पूरा किताब में है, आप एक बार चाहे तो मैच कराइए। किताब का मतलब है जो थ्योरी दिया गया है, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाया गया है। अगला है कि जीवक है ना, जीवक चिंतामणि शिल्पाधिकारम और मणिमेखले को संयुक्त रूप से तमिल साहित्य का क्या कहा जाता है, यानी तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर देखेंगे तो त्रिरत्न कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी त्रिरत्न। आगे बढ़ते हैं कि संगम युगीन सेना में तुसी और कूले शब्द किससे संबंधित है। तुसी और कूले शब्द, तो ये हो जाएगा सेना की अग्र और पिछली टुकड़ी, सेना की अग्र और पिछली टुकड़ी, ऑप्शन नंबर 18 का सी होगा। अगला प्रश्न है कि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया तिरुकुल्लुवर का मुख्य विषय या फिर उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएगा नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य होगा। क्या होगा, नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी। संगम युग का अंतिम ज्ञान पांड्य शासक कौन था, तो बताइएगा, मतलब अंतिम ज्ञात पांड्य शासक कौन था। तो लिखा गया है नलिक, है ना, नलिव कोडन होगा, नलिव कोडन। किस शासक ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख जारी किया है, गिरनार अभिलेख। तो ये हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, रुद्रदामन अभिलेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि विक्रम संवत की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य हमारा कथन क्या है, सही बताना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यह शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उज्जैन के एक स्थानीय राजा द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो केवल 2 देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। देखिए विक्रम संवत की बात करते हैं तो दोस्तों 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, आप 57 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। गलत के बारे में पूछ रहा है तो कुजुल कटफिशेस के समय केवल सोने के सिक्के जो है प्रचलित था, यही हमारा सत्य है। बाकी कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, बिल्कुल सही है। इनके सोने के सिक्के वजन और आकार में रोम के सिक्कों जैसे जो है थे। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं का अंकन मिलता है, ये भी आपका सही है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है और उन्होंने अपने किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, सापेक्षता का सिद्धांत। इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन माध्यमिक सूत्र होगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है सी होगा। संगम साहित्य में लिखा गया तिरुकुलर, है ना, तिरुकुलर का क्या महत्व है। तो इसे तमिल भूमि की बाइबिल और 5वां वेद कहा जाता है, इसका आंसर जो है 25 का ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शासक मतलब शासक वंश और पहचान मिलान करके बताना है। देखिए ये सब क्वेश्चन हमने बनाया है खुद से, कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा। आप चाहें तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब भी आता है, आप उसको मिलाइए। जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा, मेरे कहने से नहीं होता। आप पहले मिलाइए तो उस चीज़ों को, क्वेश्चन मिलाइए मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए मोह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्रथम शक राजा और गोंडो फर्निस की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा। कुजुल कटफिशेस की बात करते हैं तो कुषाण वंश का संस्थापक, और वासुदेव की बात करते हैं कुषाण वंश का अंतिम शासक। तो आंसर जो है 26 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है रेशम मार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही क्या है। देखिए रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था, ये आपका जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी राइट होगा। किस कुषाण शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का। तो कनिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 का डी हो जाएगा अश्वघोष। भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहते थे, भारत में शक राजा जो है खुद को क्या कहते थे, तो देवपुत्र कहते थे। क्या कहते थे, देवपुत्र, है ना। 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा देवपुत्र। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो कनिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 31 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिष्क। कुषाणों की राजधानियों का सही युग्म कौन सा है, कुषाणों की राजधानियों का सही युग्म की बात करते हैं तो पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 32 का बी सही होगा। सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार के संबंध में सही कथन क्या है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो रुद्रदामन प्रथम ने इस
अर्ध शुष्क झील का जीर्णोद्धार किया जो मौर्यों द्वारा जो है निर्मित था। ठीक है, तो 33 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय इतिहास में शक संवत यानी 78 ईस्वी का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो इसका आंसर जो है 34 का भारत सरकार द्वारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार द्वारा। प्राचीन काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम आयोजित दोस्तों किया गया था? आयोजित तो ये किया गया था 3 संगम, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 35 का, ये होगा 3। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि जो है दोस्तों किसने मतलब किससे लिया था देवपुत्र की उपाधि? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरानियों से, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ईरानियों से। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास मुख्य रूप से किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा, कनिष्क होगा। कुषाण काल में मथुरा साटक किस लिए प्रसिद्ध था? कुषाण काल में मथुरा जो साटक था दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह एक प्रमुख बंदरगाह था, यह एक प्रमुख बंदरगाह था। इसका आंसर जो है 38 का बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो अधिक मात्रा में देखेंगे तो मथुरा संग्रहालय हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि चरक संहिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चरक संहिता की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कनिष्क के राजवैद्य चरक थे और यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है ना, विश्वकोश। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी होगा। सातवाहन वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर देखिए, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर जो कि सातवाहन वंश की नींव रखा था। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य की राजधानियों के संबंध में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही की बात करते हैं तो अमरावती, कृष्णा तट और प्रतिष्ठान गोदावरी तट। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि गाथा, सप्तशती और बृहत कथा नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई है? तो सातवाहन राजवंश हो जाएगा। इसका आंसर जो है 43 का सी हो जाएगा, सातवाहन राजवंश सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहन प्रशासन में जो कि गोलमिक का क्या कार्य था? गोलमिक का तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करना। ठीक है, इसका आंसर जो है 44 का देखेंगे तो सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहन कालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर कौन सा तथ्य जो है सही है? तो सही तथ्य की बात करते हैं, उन्होंने सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए जो रोम है ना, जो रोम से मंगाया जाता था। तो इसका आंसर देखेंगे 45 का, तो डी हमारा सही होगा। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रचलन अभिलेखीय साक्ष्य किस में मिलता है? तो ये मिलता है नानाघाट अभिलेख से। क्या होगा आंसर? नानाघाट अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी। सातवाहन समाज के सामाजिक ढांचे के विषय में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका सत्य कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो इसे इसका आंसर देखेंगे 47 का, तो बी हो जाएगा। राजाओं के नाम माताओं पर होते थे लेकिन राजकुल पितृसत्तात्मक था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वित्र तंत्रात्मक था। अगला है कलिंग के चेदी राजवंश और राजा खारवेल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा, हाथी गुफा अभिलेख होगा। नेक्स्ट कि राजा खारवेल ने जैन भिक्षुणियों के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो उदयगिरी और खंडगिरी होगा। क्या होगा आंसर? उदयगिरी और खंडगिरी। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी सही होगा। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? देखिए दोस्तों, सही कालानुक्रम की बात करते हैं तो हिंद, यूनानी, शक, पहला और कुषाण। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 50 का बी होगा। अगला प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न ग्रंथ किनके बीच जो है संवाद का संकलन था या फिर संकलन है? तो मिनांडर और नागसेन होगा। क्या होगा? मिनांडर और नागसेन। ऑप्शन नंबर ए होगा 51 का। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो 52 का आंसर देखेंगे तो हिंद यूनानी शासकों को होगा। क्या होगा आंसर? हिंद यूनानी शासकों को। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेलेनिस्टिक आर्ट का
उदाहरण भारत में किस कला शैली में देखने को मिलता है? तो कौन से कला शैली में देखने को मिलता है? तो गांधार कला शैली हो जाएगा। इसका आंसर जो है 53 कसी होगा, गांधार कला शैली। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? बताइए। तो यूनानियों ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा 54 कड़ी होगा, यूनानियों के द्वारा हो जाएगा। देखिए सातवाहन काल में आहार क्या था? सातवाहन काल में आहार की बात करते हैं तो प्रशासन की सुविधा मतलब सुविधा के लिए बनाया गया विभागीय विभाजन यानी जिला समान। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी हो जाएगा। प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी और लिखा गया है वशिष्ठ पुत्र जो कि पुलुमावी ने अपने नाम से मतलब नाम में माता का नाम क्यों जोड़ा था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 56 का देखेंगे तो डी हो जाएगा। डी में दिया गया है कि यह सातवाहन राजवंश की एक प्रथा थी जो मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास देती थी। निम्नलिखित में से किसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? तो ये हो जाएगा सातकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक हो जाएगा। इसका आंसर जो है 57 का सी होगा। सातवाहन युग में जो कि धान्य कटक की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण की बात करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी और बौद्ध केंद्र था। ठीक है, इसका आंसर जो है 58 का बी सही होगा। अगला है कि एक गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान के अधीन सैन्य संरचना क्या थी? तो सैन्य की बात करते हैं तो 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़ा और 25 पैदल सैनिक। ठीक है, इसका आंसर जो है 59 का बी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, हिंद यूनानी शासक मिनांडर जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व की राजधानी कहाँ पर थी? तो साकल आधुनिक सियालकोट होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी होगा। निम्नलिखित अभिलेखों को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जब भी मिलान करने वाला प्रश्न आता है वीडियो रोक के खुद से बनाया कीजिए। बात करते हैं कौशाम्बी अभिलेख तो हो जाएगा रानी का अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख की बात करते हैं तो हो जाएगा सबसे लंबा अभिलेख। उसके बाद रमिनदेई की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सबसे छोटा अभिलेख। सार ए कुना की बात करते हैं ग्रीक एवं आर्माइक भाषा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए सही होगा। मौर्य प्रशासन में अधिकारियों और उनके कार्यक्षेत्र का मिलान क्या है वो बताइए। देखिए एग्रोनोमोई की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा मार्ग निर्माण अधिकारी। गोप की बात करते हैं 10 गांवों का प्रशासन। रूपजीवा की बात करते हैं स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला। सीता की बात करते हैं सरकारी भूमि। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए शब्दावली है और अर्थ दिया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे पेज में है तो इसका आंसर आपको दे देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न है। 63 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित नगर प्रशासन की समितियों का उनके कार्यों से मिलान करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए प्रथम समिति की बात करते हैं तो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण होगा। तृतीय समिति की बात करते हैं तो जन्म मरण का विवरण। षष्ठ समिति की बात करते हैं तो बिक्री कर वसूल करना। और पंचम समिति की बात करते हैं तो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर जो है 64 का बी सही होगा। अगला कि शुंग वंश और मौर्य वंश के लेखकों या फिर स्रोतों का मिलान क्या है करके बताना है। तो जस्टिन की बात करते हैं मौर्य सेना के लुटेरों की सेना कहा जाता है। पतंजलि की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया। और तारानाथ की बात कर लेते हैं तो पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया। और बाणभट्ट की बात करते हैं हर्षचरित्र में पुष्यमित्र का वर्णन। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका भी सही होगा। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यानी रुमेनदेई यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर घटाकर कितना कर दिया था? तो 1/8 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी 1/8। मौर्य प्रशासन में उपधा परीक्षण का संबंध किससे था? तो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति पूर्व चरित्र जांच से। ऑप्शन नंबर जो है 67 का बी होगा। अर्थशास्त्र में तीर्थ या महामात्र नामक शीर्षस्थ अधिकारियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 18 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 68 का देखेंगे तो सी हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसको जो है दोस्तों हम लिखा गया है अदेव मातृत्व हो जाएगा, अदेव मातृक। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था और इसे न देने पर क्या दंड था?
तो ये हो जाएगा 10वां भाग मृत्युदंड होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 70 का ए राइट आंसर होगा। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो कि लिखा गया है कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार के मामलों के लिए था, तो इसका आंसर जो है 71 का फौजदारी मामला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फौजदारी मामला। अशोक ने मतलब अशोक के किस शिलालेख में यह घोषणा किया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो प्रथम पृथक शिलालेख होगा, प्रथम पृथक शिलालेख ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने किया था, तो बृहद्रथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, उसने विदर्भ यानी विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही है। उसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। मौर्य काल में पर्ण और मासक क्रमशः किस धातु के बने होते थे, तो ये बने होते थे चांदी और तांबा के, है ना। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, चांदी और तांबा के। किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में कहा कि उसने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जस्टिन। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, दोस्तों इसको हम देखेंगे तो हम जो है राजुक कहते थे, क्या कहते थे, राजुक। अगला दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म के प्रति विरोध जो है प्रदर्शित किया है, विरोध, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बौद्ध धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बौद्ध धर्म। मौर्य प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था और उनकी संख्या कितनी थी, देखिए संख्या की बात करते हैं तो चक्र 5 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चक्र 5। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का पुनरुद्धार करवाया था, तो ये हो जाएगा भरहुत स्तूप हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भरहुत स्तूप। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था, लुम्बिनी का, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं 81 का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 20वें वर्ष। ठीक है, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ यानी अधिकारियों में जो कि समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था, तो समाहर्ता का मुख्य कार्य की बात करते हैं आय का संग्रह करना, राजस्व विभाग। ठीक है, इसका आंसर जो है 82 का डी होगा। अशोक के किस स्तंभ लेख पर 7 आदेश खुदे हुए हैं जो उसे अन्य स्तंभों से विदिष्ट करता है, विदिष्ट बनाता है, विदिष्ट, तो हो जाएगा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख यानी इलाहाबाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही कथन क्या है, तो जैसे इस पर अशोक, चंद्रगुप्त और जहांगीर तीनों के लेख अंकित हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है 84 का डी होगा। मौर्य काल में एग्रोनॉमी है ना, एग्रोनोमोई सड़क निर्माण अधिकारी या अंतपाल का क्या कार्य था, तो लिखा गया सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होगा, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, ऑप्शन नंबर ए। अशोक को अभिलेख यानी शिलाओं स्तंभों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने की प्रेरणा किस शासक से मिली थी, तो ये हो जाएगा डेरियस प्रथम ईरान, ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किन 2 स्तंभों को उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली में स्थापित कराया था, तो टोपरा और मेरठ होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, टोपरा और मेरठ, याद रखिएगा। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए किन गुफाओं का निर्माण कराया था, किन गुफाओं का, तो इसका आंसर देखेंगे तो लिखा गया नागार्जुनी गुफा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुनी गुफाएं। सांची के स्तूप जीर्णोद्धार का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसको जो है अग्निमित्र शुंग हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अग्निमित्र शुंग। अशोक के माफ कीजिएगा, अशोक के अभिलेखों के सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ने में किस विद्वान को सफलता मिली थे, तो जेम्स प्रिंसेप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह बंगाल के तट पर स्थित था और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा, ताम्रलिपि। पाकिस्तान के
शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त अशोक के अभिलेख से किस लिपि का प्रयोग जो है किया गया है? तो खरोष्टी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी खरोष्टी। अगला कि संकिसा स्तंभ यानी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर किस पशु की मूर्ति स्थित है? तो मूर्ति पूछ रहा है तो हाथी हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी हाथी। अर्थशास्त्र में वर्णित सन्निधाता नामक अधिकारी का संबंध किससे था? तो राजकीय कोषाध्यक्ष हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए राजकीय कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के किस अभिलेख में यह घोषणा किया गया कि वह व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो अहरोरा लेख हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी अहरोरा लेख। निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था? तो प्रयाग स्तंभ लेख होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रयाग स्तंभ लेख, आप इसको याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन में प्रदेष्ट्री किस विभाग का प्रमुख था? तो फौजदारी न्यायालय, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा फौजदारी न्यायालय। अगला है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के शीर्ष पर किसकी मूर्ति है और यह किसका प्रतीक मानी जाती है? तो हो जाएगा शेर, अशोक की शक्ति और वीरता का प्रतीक। खरोष्टी लिपि की लेखन शैली क्या थी? तो खरोष्टी लिपि की लेखन शैली की बात करते हैं, दाईं से बाईं ओर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा। आखिरी प्रश्न है कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, निम्न में से कौन सी गुफा उनमें शामिल नहीं है? तो लिखा गया है लोमस ऋषि नहीं शामिल है, बाकी कर्ज है, विश्व झोपड़ी है और सुदामा भी शामिल है। तो देखिए 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। कैसा लगा है प्रश्न ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, सही लगेगा तभी बताइएगा, अगर आपको सही नहीं लगेगा तभी बताइएगा, ताकि हमें मालूम चल पाए। आप इस नंबर पर जो है कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर की वगैरह सब देते हैं। एक आपको दूसरा PDF होता है जो कि आंसर हाईलाइट रहता है, जैसे मान के चलिए आपका 87 नंबर का ये आंसर हाईलाइट है तो इसको ग्रीन कर दिया गया है ताकि आपको क्वेश्चन पढ़े बगल में आंसर रहता है, बार बार आपको आंसर की देखना नहीं पड़ेगा। तो कितना आप लोगों ने सही किया है ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसा जैसा किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता? तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप एक ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा, कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी PT में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है।
5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 क्वेश्चन का जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई पीडीएफ नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम पीडीएफ डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का पीडीएफ देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। क्यूआर पे आपको देखिए, जो क्यूआर दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। क्यूआर सॉरी, जो आपका टेलीग्राम है जीके विद सूरज के नाम से है, और यूट्यूब भी आपका जीके विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और ये पर जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 पीडीएफ मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है पीडीएफ मिलेगा, हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो ये आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको क्यूआर यहाँ पे दिया गया है, क्यूआर सबका सेम ही है। कोई भी क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे।